नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी मैं बात करूं तो सेवक और पायलट बैच में क्लास स्टार्ट होती है इतिहास की, जैसे कि आप बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। तो आज जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था तुगलक वंश, और सभी ने किया भी था तुगलक वंश को बहुत बेहतरीन तरीके से। और मैं कोशिश करता चल रहा हूं कि आपके सभी पॉइंट समझ में भी आए, और एक एक पॉइंट को मित्रों मैं परीक्षा के देखूं तो प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस में मतलब ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हें लेकर आपके सामने आ रहा हूं। तो ये क्वेश्चन हल्के माड़े नहीं है, तो इसलिए अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से आप करते चलना है। ठीक है ना? चलो जी। तो विकास कुमार जी हमारे साथ हैं कि इस्पाल सर जी को सादर प्रणाम, तो आपकी जो है प्रणाम स्वीकार होगी। आरती कुमारी हमारे साथ हैं। चलो, राम निवास वघेलवी गुड मॉर्निंग, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। अच्छा जी, चलो बहुत बढ़िया। प्रीति कुमारी हैं। प्रिंस पाल लवलीदीप भी हमारे साथ है। विनित सवी, ममता वर्मा, हिमांशु पटेल, तो और जो है दीपक कुमार, धीरज सिंह, तो सभी हमारे साथ जुड़ी चुके हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारों मैं अपने इस सेशन को करूंगा स्टार्ट। ठीक है? चलो, तो सभी की गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ठीक है, तो सभी की स्वीकार होगी। और इसी के साथ मेरे प्यारों ये जो है सेशन आपके साथ मैं साझा करने वाला हूं। ठीक है, टॉपिक हमारा चल रहा था सर जी गुलाम वंश, माफी चाहूंगा, तुगलक वंश। और तुगलक वंश की भी यदि मैं बात करूं तो पार्ट सेकंड आज होने वाला है। तुगलक वंश का कौन सी पार्ट की बात है, तो पार्ट नंबर सेकंड को हम करेंगे बहुत ही खूबसूरती के साथ। ठीक है, चलो, तो सभी रेडी हैं और चलते हैं मेरे प्यारों। तुगलक वंश में जो है मैंने करा दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक आपका चल रहा है। और मोहम्मद बिन तुगलक यदि मैं बात करूं तो हमारा टॉपिक हो गया था अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। ठीक है ना? किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये आप सभी को पता होगा सर जी, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था 1333 ईस्वी में। उन्हें एक रहेला, जिसे मैं बोलूंगा सफरनामा पुस्तक की भी रचना की। और 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत के रूप में मेरे प्यारों उसे चीन भी भेजा था। और भैया इसे 1336 ईस्वी में काजी भी नियुक्त कर दिया। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई बहुत बढ़िया तरीके से। और इसी के साथ मेरे प्यारों आगे यहीं से हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, यहीं से क्या है सर जी, यहीं से बढ़ना है। मैं बात करूं तो होली के जो सार्वजनिक जो त्योहार होता है, होली में जो हिंदुओं को, ठीक है ना, आशीष राज जी ठीक है, आई लव यू टू बोल दो सर जी। अच्छा ठीक है, लव यू टू। चलो ठीक है, यदि मैं बात करूं होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में, जो होली का जो त्योहार है ना, होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का या दिल्ली सल्तनत का पहला या प्रथम सुल्तान कौन था? तो आप बता रहे होंगे सर जी मोहम्मद बिन तुगलक होगा। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो बात होगी होली के त्योहार के सार्वजनिक जो है उत्सव में, होली के त्योहार के कौन से त्योहार की बात होगी मेरे प्यारों? तो हम बताएंगे होली के त्योहार के, ये आपको बताना है होली के त्योहार के, इस तरीके से होली के त्योहार की सार्वजनिक उत्सव में कौन से उत्सव की बात होगी? तो हम बता रहे होंगे सर जी होली के त्योहार की सार्वजनिक उत्सव में, ये आप बता देना, सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला, सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला, ठीक है ना, क्या करने की बात है, भाग लेने वाला दिल्ली का या दिल्ली सल्तनत का, इस तरीके से आप लिख रहे होंगे सर जी कौन सी सल्तनत की बात होगी? तो मैं आपको बता रहा हूंगा दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत के
कौन से सुल्तान की बात होगी? प्रथम सुल्तान। तो ये आप बताएंगे दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, तो आप बता देना सर जी नाम होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने कल भी आपको बताया था इस मोहम्मद बिन तुगलक से मेरे प्यारों, जो मोहम्मद बिन तुगलक यदि मैं बात करूं जो 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा है, तो होली के त्योहार का जो सार्वजनिक उत्सव होता है, ठीक है ना, तो उसमें भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? और भैया आप बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक था सर जी। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। मित्रों 1336 ईस्वी की बात है, दो भाई थे, एक का नाम था हरिहर, एक था बुक्का। दोनों भाइयों ने मेरे प्यारों जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सुल्तान के शासनकाल में, समय में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो आप बता रहे होंगे, ठीक है ना सर जी, जो है आप कर देना, चलो भाई राजस्थान की धरती से। ठीक है, चलो एक सेकंड रुक जाओ। चलो भाई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा किस शासक के शासन काल में, अब मैं यही बता दूं, चलो ऐसे लिख देंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। कौन से विजयनगर, इस तरीके से आपको लिखना होगा। कौन से नगर की बात होगी सर? हम बताएं विजयनगर जो साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? अब क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो हम बताएंगे सर जी हरिहर एवं बुक्का ने। कौन से हर की बात है? हरिहर एवं, एवं इस तरीके से लिखना है, हरिहर एवं बुक्का ने। कौन से साम्राज्य की बात होगी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने। अब मैं बात करूं कब की है, तो सर 1336 में। और यदि मैं बात करूं समय, ठीक है ना भाई, किसके शासन काल में? यदि शासन काल की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी शासन काल तो मोहम्मद बिन तुगलक का होगा। किसका होगा? तो आप बता रहे होंगे सर मोहम्मद बिन तुगलक, आपको बताना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, इस तरीके से आप बताएंगे। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसकी बात होगी सर जी? तो हम बताएंगे विजयनगर साम्राज्य की बात है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की है? तो हरिहर एवं बुक्का ने। और बताएंगे किसके समय? तो हम बता रहे होंगे सर जी मोहम्मद बिन तुगलक के समय की थी। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। ठीक है, चलो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालासर, जिसे मैं बोलूंगा कि दरगाह पर गया था, तो आप बता रहे होंगे सर जी मोहम्मद बिन तुगलक। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। तो हम बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया। ठीक है ना, चलो जी दिल्ली सल्तनत का, ठीक है ना, कौन सी सल्तनत की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर दिल्ली सल्तनत का, इस तरीके से लिखना, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। प्रथम सुल्तान था कौन? कौन सर जी? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जो मेरे प्यारों जो अजमेर में, ये आपको लिखना है, जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो अजमेर में कहा शेख मुई नुद्दीन, ऐसे लिख देना है, मोइनुद्दीन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इस तरीके से लिखेंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ठीक है ना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वे आपको बता देना है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह व बहराइच में
एक है सालारक, जिसे मैं बोलूं वह बहराइच में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना बहराइच, तो वह बहराइच में, ये आप लिखेंगे सर जी सालारक मसूद के मकबरे में गया। बहराइच में सालारक इस तरीके से लिखेंगे, सालारक, ठीक है ना, मसूद के मकबरे में गया था, मसूद के मकबरे में गया, मसूद के मकबरे में गया। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, और आपको बताना है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था ये मोहम्मद बिन तुगलक, जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में मेरे प्यारो अच्छा विजयनगर का कहते हैं क्या, विजयवाड़ा, विजयनगर दक्षिण भारत में पड़ेगा, वो विजयनगर साम्राज्य अलग चलेगा, उसमें 4 वंश आए थे, ठीक है। चलो, तो ये आप बता रहे होंगे, तो नाम क्या होगा सर जी, मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पर आप बता देंगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और जब पूछा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। तो ये पॉइंट और ये क्वेश्चन हरिहर बुक्का वाला तो जन कितनी बार हमसे पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ठीक है। दरगाह क्या होता है, तो दरगाह आपने देखा होगा भैया, जहां पर किसी सूफी संत को दफनाया जाता है, उसे ही हम दरगाह बोल देते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, दरगाह बोल देते हैं। चलो, अगला पॉइंट होगा मित्रों, बात एक है 20 मार्च 1351 ईस्वी की बात होगी। सिंध के विद्रोह को दबाते समय थट्टा नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर एक इतिहासकार वर्णी हुए, उन्होंने कहा कि जब मोहम्मद बिन तुगलक मर गया कि इससे जनता को मुक्ति मिली, और जनता को मोहम्मद बिन तुगलक को मृत्यु मुक्ति मिली, ठीक है ना, क्योंकि पागल सुल्तान घोषित कर दिया ना। तो यदि मैं बात करूंगा सर जी इनकी मृत्यु की बात होगी, तो आप बताएंगे सर जी मृत्यु, तो आप बता देना 1351 ईस्वी की बात है। वो भी कब सर, 20 मार्च, ठीक है ना, कै मार्च की बात तो होगी मेरे प्यारों, 20 मार्च 1351 ईस्वी को, 20 मार्च 1351 ईस्वी को, ये आप बता रहे होंगे 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध के विद्रोह को दबाते समय, ईस्वी को कौन से विद्रोह की बात होगी, तो हम बताएंगे सर सिंध के विद्रोह को दबाते समय, कौन सा विद्रोह दबा दिया, सिंध के विद्रोह को, ठीक है ना, सिंध के विद्रोह को दबाते समय, जब दबा रहा है सिंध के विद्रोह को दबाते समय मेरे प्यारों, आप बता रहे होंगे सर जी समय थट्टा नामक स्थान पर, कौन से स्थान की बात है, थट्टा एक स्थान पड़ता है, थट्टा नामक स्थान पर किसकी मृत्यु हो जाती है, तो थट्टा नामक स्थान पर मेरे लाडलो आप बता रहे होंगे सर जी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। और इतिहासकार बरनी हुए, इतिहासकार बरनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा कि उसे लोगों से मुक्ति मिली, और लोगों से उससे मुक्ति मिल गई, ठीक है। चलो, तो यही हम पॉइंट लिख देंगे, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर, ठीक है ना। तो आप बताएंगे मृत्यु पर, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तो आप बता रहे होंगे सर जी मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी ने कहा, कौन सी कार की बात होगी, तो आप बता देना सर जी मृत्यु पर इतिहासकार हुए, और इतिहासकार का नाम हुआ वर्नी। मृत्यु पर इतिहासकार वर्नी ने कहा, कहा कि क्या कहा, कहा भैया अंततः, ये लिख देना है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली, अंततः लोगों को उससे, अंततः लोगों को उससे, उसे लोगों से, ठीक है, अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिली, ठीक है ना, मतलब कि लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई भैया, ये इतिहासकार वर्नी ने कहा है, और ये रहा था मिली, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक का जो है समय कार्यकाल, उसने जो भी किया उसकी योजनाएं, ये सारी चीजें। आगे बात सुन में, इसी के साथ मेरे प्यारों गद्दी पर बैठता है फिरोज शाह तुगलक।
1351 से 1388 ईस्वी तक फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठेगा। तो आप हेडिंग डाल रहे होंगे सर जी फिरोज शाह तुगलक। तीसरा सुल्तान आता है तुगलक वंश में और जिसका नाम होगा फिरोज शाह तुगलक। ये आपको लिख देना है। कौन सी तुगलक की बात होगी सर जी? तो मैं बता रहा हूँ फिरोज शाह तुगलक। ये कर देना फिरोज शाह तुगलक। यदि समय की बात पूछी जाएगी तो हम बता रहे होंगे सर 1351 से 1388 ईस्वी तक, एडी तक। 1351 से 1388 एडी तक फिरोज शाह तुगलक। ये आप बताएंगे सर जी। तो बताएं तो सर जी कब की बात है? तो फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक गद्दी पर बैठेगा। बताया जाता है जिसका जन्म पूछा जाता है तो 1300, मतलब कि जन्म तो इनके जो है अज्ञात में ही है, ज्यादा वो ना मिल रहे, लेकिन पिता का नाम जरूर पूछा जाएगा। मतलब पिता का नाम 1309 में बता दिया जाता है जन्म तो, लेकिन पिता का नाम था रजब। ठीक है, पिता का नाम कई बार पूछा गया तो हम बता रहे होंगे भैया पिता का नाम फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम था रजब। रजब आप इस तरीके से लिख देंगे जो मोहम्मद बिन तुगलक का सिपह सलार था। तुगलक कहां से थे सर? ये तुर्की चल रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो आप बताएंगे रजब कौन था? तो आप बता देना सर जी ये मोहम्मद बिन तुगलक का कौन सी तुगलक की बात होगी मेरे लाडलो? तो मैं बताऊं मोहम्मद बिन तुगलक का सिपह सलार। मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था? तो आप बता देना सर जी मोहम्मद बिन तुगलक का सिपह सिपह सालार। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजब कौन है? तो आप बता देना सर जी रजब तो मोहम्मद बिन तुगलक का सिपह सलार था। और ये रजब कौन होगा? फिरोज शाह तुगलक के पिताजी होंगे। माता का नाम भी हमसे पूछा जाता है। फिरोज शाह तुगलक की माता का नाम यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माता का नाम, तो आप बता रहे होंगे सर जी किसकी? फिरोज शाह तुगलक की माता का नाम बीबी जैला अबूहर था। ठीक है ना। तो हम बताएंगे सर जी माता का नाम तो बीबी जैला। इस तरीके से लिखना है। कौन सी जैला की बात होगी? बीबी जैला अबूहर, ये आपको बता देना है। ठीक है ना सर जी, बीबी जैला अबूहर एक राजपूत राजा है, सरदार हैं। राजपूत सरदार थे, राजा ना बोलेंगे। रणमल की पुत्री इन्हें बताया जाता है। ठीक है, तो आप बता रहे होंगे सर जी यदि क्वेश्चन पूछ बीवी जैला कौन थी तो राजपूत सरदार हुआ करते थे मेरे प्यारों। तो हम बताएंगे सर जी राजपूत सरदार रणमल। ठीक है ना, राजपूत सरदार, सरदार का नाम था रणमल। और रणमल की कौन थी सर जी? तो आप बता देना रणमल की थी पुत्री, और पुत्री का नाम क्या होगा मेरे प्यारो? बीबी जेला होगा। ठीक है, चलो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। गद्दी पर बैठ गया है मेरे प्यारो कौन? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा का नायब कहा है। सहायक तो कह दिया काफियों ने, लेकिन मैं बात करूं नायब, तो आप बता रहे होंगे सर तो उसका नाम होगा फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा और मैं आशा करूंगा कि आप बताएंगे। दिल्ली सल्तनत के या मुस्लिम इतिहास में फिरोज शाह तुगलक, मतलब कि मुस्लिम इतिहास की बात करूं तो मुस्लिम इतिहास में फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा, न कि सहायक कहा। कितना सुंदर क्वेश्चन होगा। तो आप लिखेंगे सर जी मुस्लिम इतिहास में कौन से इतिहास की बात होगी? हम बता रहे होंगे सर जी आप कर देना मुस्लिम इतिहास में। मुस्लिम इतिहास में फिरोज शाह तुगलक, कौन सी तुगलक की बात चल रही है सर जी? तो मैं बात कर रहा हूं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। मुस्लिम इतिहास में फिरोज शाह तुगलक एकमात्र, इस तरीके से मैं लिखूंगा, एकमात्र सुल्तान था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, एकमात्र सुल्तान था। ठीक है ना।
मुस्लिम इतिहास में फिरोज शाह तुगलक एकमात्र सुल्तान था सर जिसने, ठीक है ना, जिसने स्वयं को, ऐसे लिख देना, जिसने क्या कर दिया, तो आप बता रहे होंगे सर जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा, जिसने स्वयं को क्या कह दिया, खलीफा, खलीफा का नायब कहा था, खलीफा का क्या कह दिया, नायब कहा था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा। तो क्वेश्चन है, मुस्लिम इतिहास में फिरोज शाह तुगलक एकमात्र सुल्तान था जिसने, शासक था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा था, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक मेरे प्यारो, ठीक है ना। तो यदि बात होगी, कह रहे हैं सर जी सिपह सलार कौन होता है, तो देख रेख करने वाला, ठीक है, मतलब यदि मैं बात करूं जो सुल्तान है ना उसकी देख रेख करना, सारी चीजें देखना सिपह सलार हैं, ठीक है। बोले तो सुल्तान की बाद में, ठीक है ना, यदि छोटे मोटे कार्यों को सिपह सलारी कर देंगे, ठीक है, तो उसे बोला गया है यहाँ पर। आगे बात समझ में, चलो सर जी मेरा आखिरी सपना पूरा करा दिया, एक बस यूट्यूब चैनल, अच्छा ठीक है चलो। तो यहां तक आपने जो है बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया। इसी के साथ मित्रों बात आती है, एक था जजिया कर, ब्राह्मणों की संपत्ति पर लगाए जाने वाले कर को हमने जजिया कर कहा, जो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था सबसे पहले। अब क्वेश्चन ये बड़ा बेहतरीन होगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। आप बता रहे होंगे सर जी किसकी बात होगी, तो क्वेश्चन ऐड करते जाना है, ब्राह्मणों पर, ठीक है ना, किसकी बात है सर, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला, कैसे कर की बात होगी सर जी, तो आप बता रहे होंगे ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला, इस तरीके से लिखना है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का, मेरे प्यारों कौन सी सल्तनत की बात होगी, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है ना, ये आप बताएंगे दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, ये भी आप बताएंगे, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप नोट करते जाएंगे सर जी कौन था, फिरोज शाह तुगलक। ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारो आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे फिरोज शाह तुगलक, इस तरीके से आपको लिख देना है, फिरोज शाह तुगलक था। किसकी बात होगी सर जी, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला, यदि मैं बात करूं ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान भी यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा सर जी फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। अब ब्राह्मण, हाँ जानते होंगे, जो उनकी संपत्ति है उस पर टैक्स लगा दिया, जिसे हमने नाम दिया जजिया, जो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में जब आया है उसने ये नया रूप दिया था, ठीक है। तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। चलो अगले पॉइंट की तरफ मैं आपको लेकर चलूं, हक ए सर्ब, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हक ए सर्ब, ये आपको बताना है कौन से सर्व की बात होगी सर, तो आप बताएंगे हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर। ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, हक ए सर्ब। मैं बात करूं तो अथवा कौन से कर की बात होगी सर जी, अथवा, तो आप बताएंगे हक ए सर्ब अथवा, तो ये बता देना सिंचाई कर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कौन से कर की बात है, हक ए सर्ब मतलब कि सिंचाई कर लगाने वाला। सिंचाई कर क्या है सर जी, लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का, लगाने वाला, तो आप बता रहे होंगे सर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का, ठीक है ना। कौन सी सल्तनत की बात होगी, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का कैसा सुल्तान है सर जी, प्रथम सुल्तान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, प्रथम सुल्तान आप बता रहे होंगे, प्रथम सुल्तान था कौन, फिरोज शाह तुगलक। सर जी एक सिंचाई कर
मतलब बात किसकी होगी? हक ए, हाँ वो सब आएंगे, ठीक है ना, भोपाल सिंह रवि आएंगे वो सारी चीजें। हक ए सर्व का शाब्दिक अर्थ क्या है? सिंचाई। सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो आप बताएंगे सर जी फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, चलो एक और पॉइंट पूछा जाता है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला किसकी बात है मेरे प्यारो? सर जी इसने ब्राह्मणों पर ही जजिया कर क्यों लगाया, दूसरे समुदायों पर क्यों नहीं लगाया? अब भैया ठीक है ना, यूं तो अलग अलग बात है, अब मैं क्या बताऊं कि क्यों लगाया क्यों ना लगाया। ठीक है चलो, अब राज्य के खर्च पर मतलब राज्य का खर्च होगा, और हज की व्यवस्था, जो हज जाएगा, हज की व्यवस्था जो मतलब की व्यवस्था कर दिया, हज जाएगा वो राज्य के खर्च पर जाएगा। तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक भी फिरोज शाह तुगलक था। ये भी आपको लिख देना है, राज्य के खर्च पर मेरे लाडलो किसके खर्च की बात होगी? तो मैं बता रहा हूँ राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था, ये आप पॉइंट टू पॉइंट लिख देना। हज की व्यवस्था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला, हज की व्यवस्था क्या होगा? करने वाला, ठीक है ना, हज की व्यवस्था करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन से मेरे लाडलो? दिल्ली या दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान आप बता रहे होंगे, प्रथम सुल्तान था जिसका नाम था प्रथम सुल्तान, ठीक है ना, क्या नाम है? फिरोज शाह तुगलक। तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान भी आप बता रहे होंगे सर जी, नाम होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नाम क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। अरे हज को ना जाते नो, हज क्या होता है, मतलब बीच में उंगली देनी जरूर। हज ना पता, भारत में रह रहे हो तुम्हें हज ना पता? हज, हज को जो जामे सऊदी अरब मक्का मदीना जो जामे हैं। ठीक है चलो, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था है, हज व्यवस्था या हज की, ठीक है ना, व्यवस्था करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लेकर आया? तो आप बता रहे होंगे सर जी फिरोज शाह तुगलक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टोपरा तथा, टोपरा और क्या होगा सर जी, तथा मेरठ से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से, ठीक है ना। किसकी बात है? एक तो टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ, दो ही तो हो गए, दो अशोक स्तंभों को मेरे प्यारों, दो अशोक स्तंभों को, दो अशोक स्तंभों को दिल्ली लेकर, ठीक है ना, दिल्ली लेकर, इस तरीके से लिख देना है। टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभों को दिल्ली लेकर, ठीक है ना, दिल्ली लेकर, ठीक है, दिल्ली लेकर आया। और आप बता रहे होंगे दिल्ली लेकर कौन आया था? तो हम बताएंगे सर जी टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख, दो अशोक स्तंभ लेखों को, लेख लेख लिख देना है, लेख को स्तंभ, एक सेकंड, ठीक है ना, अब सही है, दो स्तंभ लेखों को दिल्ली लेकर आया कौन? तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक सर जी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और पूछा जाएगा, और सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। टोपरा तथा मेरठ से दो स्तंभ, टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेखों को, कितने? दो, क्या? अशोक स्तंभ लेख। यदि पूछा जाएगा दो अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली लेकर कौन आया है, ठीक है ना, तो आप बताएंगे सर जी फिरोज शाह तुगलक। जन कितनी बार ये क्वेश्चन वे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है चलो जी, अभी क्वेश्चन आया दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम रहते थे? तो गुलाम, गुलाम बोलूं तो दास, और दास आप पता ही होगा, दास या गुलाम किसे कहते हैं? सेवा करने वाला। तो आप उसको बताना है दिल्ली सल्तनत, यदि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम रहते थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया,
ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत इस तरीके से लिखेंगे। कौन सी सल्तनत की बात होगी मेरे प्यारो? दिल्ली सल्तनत के, ठीक है ना। दिल्ली, यदि मैं बात करूं सर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के दरबार में, या दिल्ली सल्तनत के, ठीक है ना, जो है फिरोज शाह तुगलक के दरबार, ऐसे ही लिख दो, या फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, ऐसे पॉइंट लिख देना है। कौन सा सर जी? तो मैं बता रहा हूंगा फिरोज शाह तुगलक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, ऐसे लिखेंगे। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा गुलाम रहते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप बता रहे होंगे सर जी सबसे ज्यादा फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम गुलाम रहते थे। तो आप बता रहे होंगे सर जी नाम होगा, मतलब कि गुलाम दास में बोलूं तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा क्या है, गुलाम रहते थे, और गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की सर जी। तो आप बताएंगे सर जी, मतलब कि अब देखो टोपरा जो है इसमें भी बड़ा वो है। कहीं तो बताया जाता है टोपरा हरियाणा के यमुनानगर में है, और कहीं बताया जाता है कि सहारनपुर में है। तो यदि मैं उत्तर प्रदेश के इतिहास को पढ़ूं तो टोपरा जो स्तंभ लेख है वो सहारनपुर ही दे रखा है, और यदि मैं वैसे सर्च करूं तो हरियाणा के यमुनानगर में दे रखा है। इसमें भी थोड़ा सा, ठीक है ना, अपवाद है, लेकिन ऐसे ना पूछा जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली लेकर कौन सा सुल्तान आया? तब आप बता रहे होंगे फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। कौन सर जी? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलो। फिरोजशाह तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम रहते थे। अब एक भैया ये भी कह रहे हैं सर जी कितने रहते थे? अब मैं कैसे काउंट करके बताऊं उनकी कितने रहते थे? मैं का उस समय था, मतलब कि ऐसे नहीं दे रखे कितने थे, मतलब सबसे ज्यादा थे। यदि किसी के दरबार में माना कि 10,000 20,000 है तो इसके में सबसे ज्यादा ही होंगे, तो इसलिए तो बोला गया है। ठीक है, लेकिन उसमें ये खोल के नहीं दे रखा कि कितने रहते थे। ठीक है, चलो ये पॉइंट आपके समझ में। अब फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम रहते थे। अब इन्हीं गुलामों के लिए एक दीवान ए बदगाम, क्या होगा सर जी? दीवान ए बंदगान, ऐसे लिखेंगे। दीवान ए क्या होगा तो मेरे प्यारो हम बता रहे होंगे दीवान ए बंदगान। गुलामों के लिए, किसके लिए? दीवान ए बंदगान, ये किसके लिए होगा? तो आप बता रहे होंगे सर जी गुलामों के लिए होगा। मेरे लाडलो किसके लिए होगा? तो हम बता रहे हैं सर गुलामों के लिए होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे कि दीवान ए बदगान गुलामों के लिए, ठीक है ना, विभाग की स्थापना की थी। एक अलग नवीन विभाग की स्थापना की। किसने स्थापना की? तो आप बता रहे होंगे सर जी फिरोज शाह तुगलक ने। तो दीवान ए वदगान क्या है? तो गुलामों के लिए एक अलग, इनकी गुलामों की देख रेख के लिए एक अलग विभाग होगा। तो आप बता रहे होंगे सर जी उसका नाम क्या होगा? तो बता देना सर जी दीवान ए वदगान होगा। ये क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर कर रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन का भी जवाब दे रहे होंगे। ठीक है ना, चलो। अब मैंने एक बार अभी क्वेश्चन लिखाया था कल, मतलब कि नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? बताइए, नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो आप बताएंगे सर जी गियासुद्दीन तुगलक। लेकिन सबसे ज्यादा शब्द आ जाए, भाई सबसे ज्यादा भी तो आ सकता है। तो आप फिरोज शाह तुगलक बता रहे होंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो आप बताएंगे सर जी, ठीक है, किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने, या दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया? तो ये पॉइंट लिख देना है सबसे ज्यादा। ठीक है, या मैं जमा के लिख दूं जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली के दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने, ऐसे क्वेश्चन होगा जो परीक्षा में आएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने, मेरे लाडलो, किस सुल्तान ने, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का, ये यदि क्वेश्चन आएगा सर जी, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण
सबसे ज्यादा यदि मैं बात करूं, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था, तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण, ठीक है ना, तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो आप बता रहे होंगे सर जी, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे फिरोज शाह तुगलक, आपको लगा देना है और भैया आगे की तरफ बढ़ जाना है। ये क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और है, एक क्वेश्चन क्या होगा, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना, एक लोक निर्माण विभाग। अब सर लोक निर्माण विभाग हमें बताओगे? हाँ, जिसके द्वारा इमारतें, कंस्ट्रक्शन का जो कार्य होता है उसे लोक निर्माण विभाग हम बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा, मतलब कि गांव में सड़क बनती है तो ऊपर लिखा होता है लोक निर्माण शिलान्यास, ठीक है, 1 किलोमीटर, और ये इतनी लागत, लागत भी खोलेंगे वहां के पूरी, ठीक है, मुख्य अतिथि, और इस तरीके से पूरा जो है उसके उद्घाटन जो शिलापट्ट होती है। तो इसकी बात होगी तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण? तो फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण, ठीक है ना, विभाग की स्थापना भी किसने की है? ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। सर्वप्रथम मेरे प्यारों कौन सी प्रथम की बात होगी? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना। सर्वप्रथम कौन सा विभाग होगा? तो हम बता रहे होंगे सर सर्वप्रथम लोक निर्माण, ये आपको छाप देना है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना, कौन से विभाग की? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना, स्थापना तो आप बताएंगे सर जी, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कौन से? तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे सर फिरोज शाह तुगलक ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। चलो, यदि क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो फिरोज शाह तुगलक से रिलेटिव, इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन है कई बार हमसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और फिर पूछे जाएंगे, तो आप बता रहे होंगे अगले पॉइंट पर। मेरे प्यारो 300 नए नगर बसाए हैं, जिनमें मैं बात करूं हिसार, फिरोजाबाद, मेरे प्यारो, मतलब कि ऐसे ऐसे शहर जो आज ठीक है ना इतिहास में जाने जाते हैं। तो शहरों की बात करूं तो आप बता रहे होंगे हिसार हो गया, फिरोजपुर, जौनपुर, ठीक है ना। तो कैसे कैसे क्वेश्चन, तो आप बताएंगे भैया जो शहर जो बसाए हैं इसने, हिसार हो गए, हरियाणा का हिसार आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारो। फिरोजपुर आपने पढ़ा होगा, पंजाब में पड़ता है ना फिरोजपुर, इस तरीके से लिख देना है फिरोजपुर, ये शहर, ठीक है ना। जौनपुर, फतेहाबाद और फिरोजाबाद, ठीक है ना। जौनपुर जिसे सिराज ए हिंद कहा जाता है, जौनपुर होगा मेरे प्यारो। एक फिरोजाबाद, ठीक है ना, चूड़ियों का नगर जिसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजपुर, इस तरीके से फतेहाबाद, फतेहाबाद, ठीक है ना। ये यदि फतेहाबाद नामक नामक नगर बसाए थे, नामक क्या है सर जी? नामक नगर बसाए किसने? नामक नगर बसाए, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट करना है। तो आप बता रहे होंगे सर जी नामक नगर किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारो, दिल्ली सल्तनत का ऐसा ये सुल्तान हुआ जिसने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, यदि मैं बात करूं मतलब कि फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय भी किए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक आप बता रहे होंगे, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बताएंगे दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे दिल्ली सल्तनत के कौन सी सल्तनत की बात होगी सर? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने, यदि मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने
ये पॉइंट आपको लिख देना। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता, कौन सी गुणवत्ता की बात होगी, तो सर फलों की जो गुणवत्ता है, फलों की गुणवत्ता सुधारने के, आपको बताना है फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे। तो आप बता रहे होंगे सर जी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे, तो आप बताएंगे सर जी उसका नाम था, उपाय किए थे फिरोज शाह तुगलक। कौन सी तुगलक की बात होगी, तो सर आप बता देंगे फिरोज शाह तुगलक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो निश्चित तौर पर आप बता रहे होंगे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के, ठीक है ना, उपाय किए थे, तो आप बताएंगे सर फिरोज शाह तुगलक ने। और मेरे प्यारों 1200 नए बाग लगाए हैं, ठीक है ना, गुणवत्ता 1200, यही मैं लिख दूं, 1200 नए बाग लगाए, नए बाग भी लगाए हैं, 1200 नए बाग लगाए। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ढूंढे से ना मिलेंगे, इसलिए नोट कर लेना, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए, तो मेरे प्यारों आप बता रहे होंगे सर जी, ठीक है, फतेहाबाद की धरती से प्रणाम, मनोज कुमार जी कह रहे सर जी शनिवार को टेस्ट होगा, हाँ होगा भाई, ठीक है। चलो मैं भी फतेहाबाद से हूँ, भारत जी कह रहे हैं, संदीप सैनी कह रहे हेलो सर जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जौना खां की याद में नगर, हाँ जौना खां जो मोहम्मद बिन तुगलक कहलाया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफा क्या था, ये क्वेश्चन आते हैं। तो दारुल उल सफा क्या था सर जी, एक खैराती अस्पताल था, ठीक है। तो ये आप बता रहे होंगे फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं तो निश्चित तौर पर बताऊंगा फिरोज शाह तुगलक, इस तरीके से लिखेंगे, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित, द्वारा क्या होगा सर जी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा, दारुल, दारुल ऐसे कर दो, दारुल सफा क्या था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था, तो ये आप बताएंगे दारुल सफा, सफा क्या था, तो आप बता देना सर जी एक खैराती अस्पताल। एक क्या होगा, एक आप बताएंगे खैराती हॉस्पिटल था, एक खैराती अस्पताल था, ये आपको बता देना एक कैसे अस्पताल की बात होगी, एक खैराती अस्पताल था। दारुल सफा यदि पूछा जाएगा तो हम बताएंगे सर जी ये तो एक खैराती अस्पताल था, ठीक है। दार उल सफा इस तरीके से लिखना है, ये क्या था एक सर जी, सर आप मेरा डाउट क्लियर नहीं किया था, क्या डाउट है भैया, चलो डाउट है जल्दी से लिख दो, नहीं तो मैं इंगे को मुंह कर लूंगा फिर। इंगे और उंगे, किसपाल सर को सत सत नमन, बिहार की धरती से, रोहित कुमार जी, चलो बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी से अगला पॉइंट। और मैं आपको बता रहा हूं ये छोटे मोटे क्वेश्चन मत समझना, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, ठीक है ना। अब एक दीवान एक खैरात, एक दीवाने खैरात भी चला दिया, सर दीवाने खैरात क्या है, ये भी तो पॉइंट पूछा जाएगा सर जी। दीवान ए खैरात, अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और वृद्ध जो महिलाओं की देख रेख के लिए एक खैराती, जो उनके उपचार उनकी स्वास्थ्य के लिए, ठीक है ना, तो आप बताएंगे दीवान एक खैरात की स्थापना की उनकी सहायता के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखना है। अनाथ मुस्लिम महिलाओं मैं लिख दूंगा सर जी, कौन सी अनाथ, इस तरीके से लिखेंगे अनाथ मुस्लिम महिलाओं, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा, अनाथ मुस्लिम महिलाओं, ये आप बताएंगे मुस्लिम महिलाओं, अनाथ की बात होगी सर जी, अनाथ मुस्लिम महिलाओं, ठीक है जी, ये आपको बताना है अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, विधवा, विधवाओं, ठीक है ना, इस तरीके से लिखना है, वे वे लड़कियों की सहायता के लिए मेरे प्यारों,
ठीक है ना, किसकी? लड़कियों की सहायता के लिए। ये आपको पॉइंट लिखना है, लड़कियों की क्या सहायता के लिए। यदि क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं व लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात किसकी बात भैया? तो मैं आपको बताऊं, दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की। दीवान ए खैरात, ये लिख देना है, विभाग की स्थापना की सर जी। दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की, तो ये आप बता रहे होंगे, दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की। कितना सुंदर क्वेश्चन होगा। अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं व लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात एक विभाग की स्थापना कर दी। मेरे प्यारों, किसने? तो आप बताएंगे, ठीक है, तो हम बता रहे होंगे सर जी, वो भी फिरोज शाह तुगलक ने। सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया। सर सैन्य पद क्या होंगे? तो सेनापति का उत्तराधिकारी सेनापति होगा। अश्वशाला का कोई प्रधान है तो उसका बेटा अश्वशाला का प्रधान ही बनेगा। जो सेना में पद हैं उनको वंशानुगत कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है ना। तो आप बता रहे होंगे, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा कि सैन्य पदों को, कौन से सैन्य पदों को वंशानुगत किस शासक ने बनाया था? तो आप बताएंगे सर जी, फिरोज शाह तुगलक ने। कौन से तुगलक की बात चल रही है यहाँ पर? हम बात कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य पदों को, कैसे पदों की बात कह रहे हो सर जी? तो मैं बात कर रहा हूं सैन्य पदों को। फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य पदों को वंशानुगत, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, कैसे? वंशानुगत कर दिया। ये भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, वंशानुगत कर दिया था। ठीक है, मतलब कि जो सेना के जो पद होंगे, किसने? सैन्य पदों को फिरोज शाह तुगलक ने। मेरे प्यारों, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे, सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया। आर्थिक व प्रशासनिक, यदि मैं बात करूं, किसकी बात है? आर्थिक व प्रशासनिक सुधारों के कारण मेरे प्यारों, इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। काम तो अच्छे अच्छे करे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्थिक व प्रशासनिक, मेरे लाडलों, किसकी बात होगी? तो सर जी अब बात होगी आर्थिक व प्रशासनिक। इस तरीके से लिखना है, आर्थिक व प्रशासनिक सुधारों के कारण, प्रशासनिक, इस तरीके से लिखना है, आर्थिक व प्रशासनिक सुधारों के कारण दिल्ली सल्तनत का अकबर। प्रशासनिक सुधारों के कारण, ये आपको बताना होगा, प्रशासनिक सुधारों के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, आर्थिक व प्रशासनिक सुधारों के कारण दिल्ली सल्तनत का, कौन सी सल्तनत की बात कह दी बाबूजी? तो हमने बात कह दी दिल्ली सल्तनत का, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत का अकबर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अकबर, ठीक है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? दिल्ली सल्तनत का अकबर, अकबर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको ढूंढे से ना मिलेंगे, लेकिन भाई साहब नोट करते जाना है। आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों के कारण दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे भैया, फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। ठीक है ना। तो बहुत बेहतरीन, इतना काम किया तभी इसने इतने वर्षों तक सहा। और चलो, तो ये पॉइंट पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे तो आपको बताना। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में 4 नए कर वसूलने का आदेश दिया, मतलब 4 कर लेकर आया है। अब वे 4 कर, ठीक है, मतलब 4, ऐसे लिख देंगे, नए कर, 4 नए कर आपको बताने होंगे। अब कर माने क्या होता है? टैक्स। अब एक तो हो गया खराज, क्या होगा सर जी? एक तो होगा खराज, और खराज बोलेंगे जो लगान, लगान भूमि, लगान ना होती भूमि की लगान, इस तरीके से। एक होगा सर जी खराज, दूसरा होगा खुम्स, कहीं कहीं खम्स भी है, खराज खम्स या खुम्स भी आ जाएगा लिखा हुआ। ये होगा आपका खुम्स। युद्ध में लूट का माल, किसमें?
तो आप बताएंगे सर जी, युद्ध में जो लूट का माल है, लूट का माल, युद्ध में लूट के माल पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? खम्स या खुम्स कहते हैं, ठीक है ना। अब एक होगा सर जी तीसरा, जजिया। अब जजिया क्या है? ब्राह्मणों की संपत्ति पर लगाए जाने वाला कर, जजिया। और एक था जकात, और जकात की बात होगी तो सर आप बताएंगे ये मुस्लिमों से उगाया जाता था, मुस्लिमों से। तो ये आपको बताना होगा। क्या क्वेश्चन है सर जी? चार नए कर, चार न्यू टैक्स दिए हैं खराज लगान पर, खम्स या खुम्स युद्ध में लूट के माल पर, जजिया ब्राह्मणों पर लिखी देंगे हम। जजिया किस पर है सर जी? ब्राह्मणों पर, ठीक है। जजिया होगा आपका ब्राह्मणों पर, और जकात होगा मुस्लिमों से। तो ये चार न्यू टैक्स दे दिए, ठीक है ना। तो क्या होगा? खराज, खुम्स, जजिया, जकात। तो ये चार नए टैक्स किसने दिए हैं? फिरोज शाह तुगलक ने, मेरे प्यारो। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा भी लिख दी, ठीक है ना, फतूहात ए फिरोज शाही, ठीक है ना। तो आप बता रहे होंगे आज नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं जमुई में, ठीक है, तो हम भी आ जाएंगे, ठीक है। चलो, मैंने पूछी ना तुमसे, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मित्रों, फिरोज भू लगाने वाला लगान है बोल रहे हैं क्या? भू लगवा लगाए न, कहा लिख दियो यूं। चलो, अब क्वेश्चन क्या होगा सर जी? एक और पॉइंट आपको लिखना है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा की जो रचना की है, ये आप बताएंगे। फिरोज शाह तुगलक ने, मेरे प्यारों, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। फिरोज शाह, यदि मैं बात करूं, फिरोज शाह जो तुगलक है, तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या होगा? मेरे प्यारों, फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा है, ये हमसे पूछी गई है कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा, ठीक है ना, तो फतूहात ए फिरोज शाही, ठीक है ना। आत्मकथा जो थी तो वो बताना है फतूहात, फतूहात ए फिरोज शाही। कौन से शाही की बात होगी सर? फतूहात ए फिरोज शाही आपको बताना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि परीक्षा में आए तो फतूहात ए फिरोज शाही किसकी? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा होगी, मेरे प्यारों। क्या होगी? आत्मकथा होगी। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे मैं बोलूंगा कोटला फिरोज शाह, ठीक है। तो यहाँ से मेरे प्यारों, शीश के दाने की भूमि से कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है, तो आपकी जो है दो दो बार प्रणाम स्वीकार है सर जी। बैक कर दो साइड से, तो तुम ही पीछे को बैक हो जाओ भैया। और क्या। चलो, तो बहुत बढ़िया। तो कल यहाँ से हम मुलाकात करेंगे, टाइम आपका हो गया है। तो इसी के साथ मेरे प्यारों, मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो बढ़िया तरीके से तैयारी भी करनी है आपको, ठीक है। सर, अकबर का जन्म तो 1542 में, तो फिर क्या है, कंपेयर ना कर सकते हम? है भाई। आज माना कि जो है योगी जी की हम बात करें, तो हम पहले देखेंगे भाई, ऐसे काम तो जो है ऐसे मुख्यमंत्री आए उन्होंने भी करे हैं। अब उसे प्रेरणा स्रोत बना देंगे। चलो, कहीं की शासक होती तो आपका नाम का सिक्का चलवाती। अच्छा, ठीक है, वर्षा जी कह रही हैं मेरे नाम के सिक्का बिक्का न कौन खरीद रहा है। चलो, बहुत बढ़िया। तो जो है मनीष गुज्जर सभी हमारे साथ जुड़े रहे। तो इसी के साथ मित्रों, फिर मुलाकात करेंगे। सभी बोलेंगे सर जी, जय हिंद, जय भारत।